नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अब मैं इस केस पे आता हूँ। सबसे पहले तो इस केस में जो फाइल नंबर है, उस फाइल नंबर में ये लेटर कहीं भी मौजूद नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जो हम लोग कलेक्टर को लेटर लिखते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट के ओहदादार को लेटर लिखते हैं, तो उसके ओहदादार के लेटर के एवज में रेफरेंस देते हुए लिखते हैं। जैसे आपने मुझे ख़त लिखा, तो हम आपको जो जवाब देंगे तो आपके ख़त के नंबर के थ्रू जवाब देंगे, तभी जाके वहाँ सेक्शन में करेक्ट फाइल में वो जाके अटैच होगा। तो कलेक्टर का रेफरेंस नंबर लेटर में कहीं भी नहीं है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट जो है, कलेक्टर को जो हम लोग लेटर लिखते हैं तो जनरली उसमें स्टैंप नहीं डालते। स्टैंप सिर्फ और सिर्फ प्रोसीडिंग्स में डाली जाती है। यहाँ पे इसमें आपने प्रोसीडिंग्स में एक चीज़ गौर किया होगा कि 2 स्टैंप मारा गया है, ये दिखाने के लिए कि मोर देन ओरिजिनल है। एक सीओ के वर्डिंग के नीचे मारा गया है स्टैंप, सीओ एग्जीक्यूटिव करके, एक ऊपर मारा गया है स्टैंप। ऐसा हम लोग कभी भी लेटर में नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोसीडिंग्स में ही ऐसा किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट, अक्टूबर का हवाला दिया गया है इस लेटर का। इससे पहले मन्नान फारूकी के केस में जो लेटर यहाँ से गया था, वो कलेक्टर ने वापस जवाब लिखा था कि भाई आपके तरफ से ऐसा ऐसा लेटर आया है, आपका क्या कहना है इस पे। तभी जाके ये बात हम लोग के सामने आई थी। तो अगर ये लेटर कोई अगर यहाँ से गया होता तो लगभग 2.5 महीने का वक्फा हो गया। कलेक्टर के तरफ से कुछ रेफरेंस आनी चाहिए थी, तो वो भी नहीं आया। DRO डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर होता है, तो उसके तरफ से कुछ क्वेरी आनी थी कि भाई आपके तरफ से ऐसा लेटर आया है, क्या करना चाहिए। ये नंबर 5th पॉइंट है। नंबर 6th पॉइंट है, कलेक्टर से मैंने सरसरी तौर पे आज कलेक्ट्रेट में चूँकि बंद है दरियाफ्त किया है, तो कलेक्टर का कहना है कि जो भी वो प्रिलिमिनरी छानबीन किया है पूछ के, अभी तक कोई NOC इशू नहीं हुआ मणिकुंडा के। तो ये लेटर का कोई एक्शन भी नहीं हुआ है, मैंने नो NOC हैज़ बीन इशूड फ्रॉम कलेक्ट्रेट ऑन दिस मैटर। सो ये भी अपने को फेवर में आता है कि एक तो कलेक्टर से हमारी लेटर नहीं आई उधर से पूछने के लिए DRO का, दूसरा कलेक्टर ने इस बेसिस पे कुछ एक्शन भी नहीं लिया है, NOC इशू नहीं हुआ। नंबर 6 पॉइंट जो बताता हूँ, ये लैंड का केस जो है हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड जीत चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे स्टेटस को। तो कोई भी जो आदमी होगा, ज़रा सा भी अगर नॉलेज रखता होगा, तो इस स्टेटस को वाले फाइल पे कोई भी लेटर इशू नहीं हो सकता है। दैट इज इलीगल एज पर लॉ, इट इज इनफ्रक्चुअस। तो कोई भी इस जिसने भी किया उसको ये ज़रा सा भी खबर नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को वाला मामला है, अच्छी केस चल, उस पर कोई भी क्लियर कट वर्डिक्ट आप नहीं दे सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई ट्रिब्यूनल में हमारा केस चल रहा है, तो हम क्या लेटर लिख के दे सकते हैं किसी को कि भाई ये आपका लैंड है, हमारा नहीं होता? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। 6 पॉइंट। 7 पॉइंट में जो बता रहा हूँ, NOC वर्ड हम लोग जनरली यूज नहीं करते वक्फ बोर्ड में, परमिशन वर्ड यूज होता है। वर्ड जो है परमिशन यूज होता है। तो ये भी टेक्निकली जिसने भी बनाया है उसको ये पता नहीं है कि ये वर्ड परमिशन होना चाहिए, NOC नहीं होना चाहिए। एक और पॉइंट इसमें मार्क करने वाली बात ये है कि हम पूरे अपने जो इनवर्ड आउटवर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। हमारे इनवर्ड में भी कहीं नहीं है, आउटवर्ड में भी नहीं है, हमारे ऑफिस के रजिस्टर में भी ये लेटर इशू नहीं है। 7 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट में जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसके ऊपर में हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, सबको पता है। तो ये बात इससे तस्दीक होती है कि हम जो फाइल निकाल के देखे हैं तो 19 अप्रैल के बाद उस पर कोई एक लेटर भी इशू नहीं किया गया है। तो इससे जाहिर होता है कि लीगली इट इज करेक्ट
कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस हो तो इस पे कोई भी लेटर हम इशू नहीं कर सकते, इसलिए फाइल 19 अप्रैल से पेंडिंग है। हमारे आने के बाद उस फाइल के जरिए हमने एक भी लेटर इशू नहीं किया है, चाहे ये लेटर हो जो अलेज्ड लेटर है या कोई भी लेटर, मामूली रोज लेटर जाता है ना हर फाइल से। तो 8 महीने के वक्फे में किसी फाइल से एक लेटर भी नहीं किया। 19 तारीख का लास्ट नोटिंग है उसमें। अब 19 से मैं छुट्टी पे हूं, मैं 20 अप्रैल से लेके 10 मई तक या 11 मई तक, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं छुट्टी पे था, ईएल पे था। और ये जो फाइल स्टॉप हुई है 19 से, मेरे आने के बाद में एक भी लेटर किसी भी इशू पे इस फाइल के जरिए प्रोटेक्शन 69 से इशू नहीं हुई है। और इसके एवज में 8वां पॉइंट मैं बताता हूं। कर्नाटका हाई कोर्ट का सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अगर कोई भी लेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, खास करके वक्फ बोर्ड के जरिए से ये डिसीजन आया था ना, कि अगर जिसका भी करस्पॉन्डेंस कोई भी आप अथॉरिटी से करते हैं, उसका बैकअप लेटर आपके स्टॉक फाइल में या कंसर्न सेक्शन में नहीं है, तो इसको इनफ्रक्चुअस माना जाएगा। इट हैज नो लीगल वैलिडिटी। ये 8वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, रजिस्ट्रार कोई भी 22A के अलावा लैंड का एलियनेशन, डिलीशन, एडिशन एक्सेप्ट नहीं करता है। एक लेटर के बेसिस पे रजिस्ट्रार कैनॉट चेंज द फिजिकल पोजीशन एंड नेम ऑफ अ पर्सन ऑन द लैंड। उसके लिए क्या फॉर्म जरूरत पड़ती है? 22A एज पर, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के रूल्स के तहत 22A फॉर्म में लिखना पड़ता है, तभी जाके वो, नहीं तो वो वापस वो लेटर लिखते हैं कि आपका ये लेटर आया है, आप 22A में भेजिए। तो रजिस्ट्रार के तरफ से भी हमें कोई लेटर नहीं आया है, न यहां से 22A में गया है। 10वां पॉइंट, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन स्टाम्प्स डिपार्टमेंट है, स्टैम्प्स डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन स्टाम्प डिपार्टमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट, वो अक्सर हमें हर मैटर पे लेटर कम्युनिकेट करते रहते हैं कि भैया आपके पास ये लेटर आया, रजिस्टर करना कि नहीं करना। ऐसा 10 केस हमारे पास रोज ही आते हैं। तो ऐसा लेटर भी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प डिपार्टमेंट से हमें कोई मौसूल नहीं हुआ है, चाहे एडिशन का हो, डिलीशन का हो, बिल्कुल पूछते हैं। 11वां पॉइंट, अभी ऐसे 4-5 केसेस हमारे नज़र में आए हैं। एक मुधौल का केस है, एक निर्मल का केस है, जहां से सब रजिस्ट्रार लेडी खुद ऑफिसर लास्ट मंथ में हमारे पास आई हैं, व्हाट्सएप से भी करस्पॉन्डेंस है उनका, और मैंने मार्क भी किया सर्वे सेक्शन को, और लेडी भी आई कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ का लैंड नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसको पट्टा लैंड बता रहे हैं, आपका क्या कहना है? वो खुद आके मिल के गए। उस पर हम लोगों ने लेटर लिखा कि ये वक्फ का लैंड होता है, ये आप नहीं कर सकते हैं। इसका करस्पॉन्डेंस व्हाट्सएप पे भी मेरे पास है, रिकॉर्ड सेक्शन। इससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रजिस्ट्रार भी रजिस्टर करने से पहले पूछता है, प्रोहिबिटरी लिस्ट के प्रॉपर्टीज को ऐसे रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। समझ गए? ये 11वां पॉइंट है। 12वां पॉइंट में जो बोलने जा रहा हूं कि ये क्रिमिनल एक्शन 100% इस पे होगा। हम अभी इंस्पेक्टर को बुलाएं एबिट्स पुलिस स्टेशन को, वी विल गोइंग टू फाइल अ क्रिमिनल केस। 11वां पॉइंट ये है। 12वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इमीडिएटली मैंने कलेक्टर से बात किया है, रंगारेड्डी कलेक्टर से, और कलेक्टर से बात होने के बाद में उन्होंने सरसरी तौर पे बताया कि ऐसा कुछ हम लोगों ने, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि लेटर आप लिखिए। तो मैं लेटर लिख रहा हूँ इमीडिएटली, अभी लेटर लिख रहा हूँ कि व्हाट इवन इफ दिस लेटर इज परपटेडली अवेलेबल एट द ऑफिस सम फॉर्ज पर्सन। जैसा मन्नान के केस में क्या था, उन लोगों ने कलेक्टर को भी लेटर दे दिया था। हमें कब पता चला? जब कलेक्टर हमसे पूछा कि ऐसा कोई लेटर आपने इशू किया है क्या, तब पता चला। यहाँ उल्टा है, यहाँ कलेक्टर से नहीं पता चला, हमें प्रेस से पता चला। तो कलेक्टर को हम लोग लेटर लिख रहे हैं, अभी तैयार है, मैं साइन करके भेज दे रहा हूँ। नॉट टू कंसिडर इट्स अ वक्फ लैंड। तो ये एक्चुअली इस लेटर के बेसिस पे वक्फ प्रॉपर्टी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। वंस इट्स अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट में और एक्ट में, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये तो रही लेटर की बात। हम कितने केसेस में जहां पे जैसे नाले मुबारक का है और सब केसेस है, और कहाँ कहाँ का था, नूरिशा, उसमें प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिए, लेटर के बाद छोड़िए,
प्रॉपर्टी ही रजिस्टर कर लिया, हम लोगों ने 50 केसेस को सेल्स डीड कैंसिल कराया है। ये ऑलवेज होता रहता है, हमारे आने के बाद कम से कम 50 से 60 सेल्स डीड हम लोगों ने कैंसिल करवाया। तो जब एडवांस स्टेज में रजिस्ट्रेशन के बाद, कब रजिस्ट्रेशन हुआ? 2-3 साल पहले रजिस्ट्रेशन, इनफैक्ट 10 साल पहले भी रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब भी नहीं है कोई एंजॉय कर सकता है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये बात एक बार वक्फ हो गया तो कोई भी इसको चेंज, इवन गवर्नमेंट डज नॉट हैव पावर। बोर्ड की बात छोड़ दीजिए, सीओ की बात छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट को भी पावर नहीं है। वो सिर्फ एक्वायर कर सकती है, एक्विजिशन कर सकती है एज पर एक्ट। इट्स अ पार्लियामेंट सेटल लॉ। ओनली कोर्ट कैन डिसाइड द टाइटल होल्डर, दैट इज ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट, नॉट इवन हाई कोर्ट। तो जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है तो ये लेटर का कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज टोटली इलीगल लेटर, देयर इज नथिंग रिगार्डिंग वर्क प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। जिसने भी ये काम किया है दैट पर्सन डजंट नो। ऐसा नलगोंडा में भी किया तो मैंने अभी कैंसिल करवाया, मुदोल में किया हमने कैंसिल करवाया, निर्मल में किया हमने कैंसिल करवाया, और पुराने में भी 2-3 केसेस जहां पे हुए हमने गैजेट नोटिफिकेशन देके कैंसिल करवाया। तो इसमें एब्सोल्युटली इट्स अ मिस्चीवियस थिंग। मैं नोटिस भी देने जा रहा हूं पेपर में, जो क्लियर कट है कि कोई भी आदमी अगर इस फॉर्ज लेटर या इलीगल लेटर के थ्रू कोई भी बेनिफिट अगर उठाने की कोशिश करता है तो क्रिमिनल एक्शन विल बी इनिशिएटेड। फॉर द ऑल बेनिफिट ऑफ द पब्लिक वी आर गोइंग टू इशू अ नोटिस इन दिस रिगार्ड। मेरे तरफ से यही कहना है, एब्सोल्युटली दिस लेटर व्हाट एवर हैज बीन सर्कुलेटेड इज बोगस। देर इज नो रेफरेंस इन द फाइल। इनफैक्ट फाइल की बात छोड़ दीजिए, हमारे कहीं भी आउटवर्ड में भी नहीं, हर लेटर का है। क्योंकि केस में कौन रहता? एक वर्क बोर्ड रहता, एक बेनिफिशियरी रहता, एक पुलिस रहता, ठीक, 3 पार्टी है। तो वर्क बोर्ड ने पुलिस को कंप्लेंट किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला ये फॉर्ज सिग्नेचर है। तो नोटिस किसको देगा? जिसको लाभ होने का है, द वन हु विल बेनिफिट। उससे फायदा किसको है? जिसको फायदा, उसको नोटिस इशू हो चुकी है, इट इज इन द एडवांस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर सीक्रेसी पर्पस पुलिस डज नॉट डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन। वो सिर्फ कोर्ट को ही दे सकता, आपको ये बात मालूम है। पर इतना पता है कि ये लेटर फॉर्ज्ड है, उसने बता दिया मुझे। दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। नाउ यू कैन सी ऑलमोस्ट टोटल प्रूफ है कि फॉर्ज्ड है। तो दिस थिंग इज गोइंग ऑन। जो भी कर रहा उसको, अच्छा मन्नान के केस में क्या वो, उसको फायदा क्या हो? अल्टीमेटली व्हाट बेनिफिट? नथिंग। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? जी के जमाने में आप फेक न्यूज इतना देखते हैं, जब तक कि आपको नहीं बताता ये फेक न्यूज आपको पता चलता है? बताइए, रोज ही देखते हैं ना कि वायरल हो गया, आपको भी यकीन आने लगता है, आप भी फॉरवर्ड कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो फेक न्यूज है। तो ये आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में जब मार्कशीट फॉर्ज हो सकती है तो सिग्नेचर कौन सी बड़ी बात है? टेक्नोलॉजी में कोई भी फॉर्ज कर सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? हम ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेजर्स ले चुके हैं। क्यों? इसका एक रीजन है, प्रिवेंटिव रीजंस है, इसी की वजह से कोई फाइल यहाँ पे हमको करस्पॉन्डिंग लेटर नहीं मिला है। दैट शोज दैट वी अब हमारा क्या है, पहले जो है इसका तरीका मैं बता देता हूँ क्या होता है इस तरह का। अगर कोई भी लैंड से रिलेटेड इशू होती है, वो सबसे पहले एक आईए का रिपोर्ट आता है, ठीक। आईए के रिपोर्ट के बाद में सर्वे होता है, सर्वे के बाद में जो सेक्शन में आता है तो सेक्शन जो है पुटअप करता है वक्फ एंड सर्वे रिकॉर्ड सेक्शन को, वहां से पूरा जांच पड़ताल होती है। फिर उसके बाद लीगल सेक्शन को जाता है, लीगल सेक्शन रिमार्क देता है, लीगल सेक्शन रिमार्क देने के बाद में फिर ये बोर्ड को जाता है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन जो भी पास करता है फिर वो वक्फ एंड सर्वे सेक्शन को जाता है, फिर उसके बाद लीगल रिमार्क्स ली जाती है, तब जाके यहाँ आता है, तब प्रोसीडिंग निकलता है। आप इसमें एक चीज गौर करें, प्रोसीडिंग नहीं है। लैंड के इशू में मन्नान के केस में प्रोसीडिंग्स था, प्रोसीडिंग्स हैज वैलिडिटी, लेटर हैज नो वैलिडिटी, ओनली प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स मतलब क्या है? ये वक्फ बोर्ड की तरफ से डिसीजन लिया गया। प्रोसीडिंग्स कब आता है? लीगल रिमार्क्स के थ्रू पूरा फाइल सर, ये 4, 5, 6 महीने का प्रोसेस है, इतना आसानी से नहीं होता। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि लेटर जिसने भी किया है उनके दिमाग में ये नहीं है कि लेटर से कुछ भी नहीं हो सकता, उन्होंने जल्दबाजी में लेटर इशू कर दिया। तो प्रिवेंटिव मेजर में और क्या है, हमारा इनवर्ड आउटवर्ड एक भी लेटर जाता है हम स्कैन करके रखते हैं, एवरी लेटर इज स्कैन, चाहे वो बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाए।
ठीक, एक प्रिवेंटिव मेजर, दूसरा लीगल सेक्शन में तो कुछ रिकॉर्ड होना, अगर कोई लीगल रिमार्क्स लिया तो लीगल वर्क ऑन सर्वे में हर सेक्शन कैसे मिस हो सकता है, आप ही बताइए। एक फाइल को 5 सेक्शन मूव करना है, कहीं तो रिकॉर्ड होना, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। और वो फाइल नंबर भी जो है वो फाइल नंबर दिया है, कलेक्टर का रेफरेंस लेटर तो देना ना। सबसे बड़ी बात है भाई अच्छा आप हमको लेटर लिखते हैं तो हम जो है लेटर कलेक्टर को भी लिखेंगे तो किस बेसिस पे लिखेंगे? कोई भी आम पब्लिक जो लेटर हमको देता है तो हम कलेक्टर को क्यों लिखेंगे? आपको लिखेंगे ना। जब कलेक्टर हमसे पूछा ही नहीं है तो हम कलेक्टर को कैसे लेटर लिख रहे हैं? उसका रेफरेंस लेटर तो होना ना, नंबर 1। नंबर 2, हर लेटर में कॉपी होता है। कॉपी मार्क है क्या? कॉपी मार्क है क्या? उसमें स्टॉक फाइल को जाता है, आईए को जाता है, चेयरमैन के पेशी को जाता है, सेक्शन को मार्क होता है वर्क एंड सर्वे सेक्शन से, क्योंकि ये लैंड का रिलेटेड है। तो कॉपी तो कहीं मार्क नहीं है। एक लेटर, कोई भी लेटर, उसका हमेशा कॉपी 1-2 सेक्शन को मार्क होता है, नहीं तो रिकॉर्ड रहेगा कहां से? तो ये देखते हुए 100% मैं सुबह से वही तफ्तीश कर रहा हूं, तब मैं आपको थोड़ा देर से बुलाया हूं। मैं पूरा तफ्तीश करने के बाद में मैं सोचा आप लोगों से बात करूं, तब तक उससे पहले प्रीमेच्योरली बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 100% दिस इज अ अटेम्प्ट टू डिफेम वर्क बोर्ड। सर हाँ वो तो इंचार्ज सीओ तो ऐसे भी मतलब कि इंचार्ज है। जिस दिन कोई रेगुलर आएगा मुझे जाना है, मैं पोस्टिंग यहाँ पे नहीं है, तो वो तो सबको मालूम है कि इंचार्ज है, रेगुलर पोस्टिंग जब भी होती है इंचार्ज। नंबर 2, ये अगर हमको हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो है मतलब उनका अपना तरीका है, पर हम जहाँ तक जब तक रहेंगे हम वही काम करेंगे जो काम करते आए हैं। अच्छे तरीके से काम करेंगे, लीगली पॉसिबल काम करेंगे, जो वक्फ बोर्ड और पब्लिक के मुफाद में हो उसके मतलब के फेवर में हम तो करेंगे। इससे हमारा रिजॉल्व को और स्ट्रेंथन मिलता है। दिस फर्दर स्ट्रेंथन माई रिजॉल्व। ऐसा नहीं है कि ये सब इशू से हम जो है मतलब कि खामोश बैठ जाएंगे, जो सही काम करना वो करेंगे। सर ये कोई बड़े आ सकता था, उसका अटेंशन डाइवर्शन तो नहीं? तो आ सकता था तो उसको क्यों नहीं पेपर में लाए? नहीं, उसको छुपाने के लिए अटेंशन डाइवर्जन के लिए तो कहीं ऐसा नहीं किया जा रहा है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट। कौन करेगा ये काम? ये जो करे वेस्टेड इंटरेस्ट, तो कौन वेस्टेड इंटरेस्ट? इसको किसको मुफाद हो? मैं तो वही बोला, बेनिफिट किसको मिल रहा है? अब इसमें किसको मिल रहा होगा? नहीं, जबरदस्ती का कोई क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा? नहीं, दोनों क्या अटेंशन डाइवर्ट कर, इससे तो और नजर और तीखी हो जाती है ना। इससे एक चीज पे तेज होती ना, कोई एक चीज पे होती, कोई दूसरी चीज। प्रॉपर्टी इश्तियातर साहब जी। जिसमें उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका अपना फेवर में है, जी। उसी के बारे में हमसे पूछते हैं। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जी। आप रेवेन्यू में हैं, जी। आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में पट्टा लैंड दिख रहा है या कुछ भी, हमारे में गैजेट दिख रहा है, ऐसे लैंड के बारे में वो हमसे पूछते हैं। तो इसका ये मतलब उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड ऑलरेडी है बट इट इज अपोजिट टू आवर रिकॉर्ड। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो उसमें हम यही जवाब देते हैं कि हमारा गैजेट नोटिफाइड है, इट्स अ वर्क प्रॉपर्टी। बस 2 लाइन का लिख के हम देते हैं। नहीं, इस सिलसिले में हम नहीं करना है वापस लेटर सीओ से पूछ के। ये लेटर है वर्क ऑन सर्वे से कितनी बार हम लोगों ने लिखवाया है, ऑल सब रजिस्ट्रार्स ऑफ द तेलंगाना स्टेट, कि कोई भी वर्क प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए तो यू हैव टू कंफर्म विथ अस कि दिस फलाना फलाना पार्टी इज अप्रोचिंग फॉर रजिस्ट्रेशन, व्हाट हैव यू टू से ऑन दिस मैटर। तो वो हमने बोला कि नहीं, तो कंसीडर नहीं करना है, ये ब्लैंकेट ऑर्डर दिया हुआ है, तभी तो ऐसा रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई लेटर भी है तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दे हैव टू आस्क इन फॉर्म 22, वो लिख के हमको भेजेंगे कि फॉर्म 22 में दीजिए। और पूछिए, आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दिस मैटर। क्या करेंगे? हम अपना काम करते चले जाएंगे। पर मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये काम जो है, जो भी कर रहा है उसमें उसको सक्सेस कुछ भी मिलना नहीं है। ये वही बात हो गई कि आप जो है मतलब कि लकीर पे हाथ पीटते रहिएगा, होता कुछ नहीं, रेत पे कुछ भी नहीं पड़ने वाला। इस करके कुछ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन लोग। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि लोग जो आके बताते हैं तो उनको क्या लगता है कि ये खामोश रहेगा, वक्फ बोर्ड भी खामोश रहेगी, पब्लिक भी खामोश रहेगी, मीडिया भी खामोश रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता ना।
ये वो जमाना है जहां पे एक अगर कोई गलत करता है तो 10 लेवल चेक्स है। गलत रजिस्ट्रेशन के बाद भी मैंने कहा 50-60 मैंने कैंसिलेशन कराया मेरे नोटिस में लाने के बाद में। तो जो भी कर रहा है, आपकी बात को मैं थोड़ी बहुत समझता हूं। दे आर ओनली ट्राइंग टू वीकेन द वर्क बोर्ड। वो बात नहीं, फायदा कुछ नहीं हो रहा, वीकेन द वर्क बोर्ड, बट ऐसा होता नहीं। इट विल स्ट्रेंथन द वर्क बोर्ड फर्दर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और कुछ थोड़ा दूर था मुझे आना, तफ्तीश भी मैं कर रहा। देखिए, मैं जब तक तफ्तीश नहीं करता मैं मीडिया के सामने नहीं आता। मैं अपना बात बता देता हूँ, मेरा जो तरीका है मतलब कि रहा है काम करने का, मैं इम्प्रॉम्प्टू कुछ नहीं बोलता। बहुत सारे रिपोर्टर मुझे मैं तहकीकात करने दो, मैंने कम से कम 12-14 पॉइंट्स बोले हैं और लीगल पॉइंट्स बताया हूँ। तो जब तक मैं तफ्तीश ना कर दूँ मैं क्या बोलूँगा? पहली बात, किसी आदमी को भी, कोई भी समझदार आदमी बिना तफ्तीश के बात नहीं करना, जबकि उसको सच्चाई मालूम भी है तब भी वो नहीं बोलता जब तक कि वो वेरीफाई कर नहीं लेता, मुतमईन नहीं होता। दूसरी बात, मैं थोड़ा दूर पे था, इसलिए मैं 7 बजे यहाँ पे, मैं 7 बजे रखता था, किसी ने फिर 7:30 बताया, फिर किसी ने कहा भाई 8 बजे सबका टाइमिंग रहता है, तो मैं तो यहाँ 6:30 बजे से आकर बैठा हुआ हूँ। तो हम ये समझ लें कि आप तफ्तीश कर लिए इस बारे में? हाँ, जहाँ तक मैंने बता दिया ना, सब चीज़ बताई इनको। आप लेट से आए, मुझे 15 पॉइंट मैंने बताया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।